हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं यूनियन बजट 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बजट हमेशा 1 फरवरी को आता है और इस बार भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दोस्तों, हमारा पहला बजट 197 करोड़ का था जो 1947 में पेश किया गया था। इस बार निर्मला सीतारमण जी ने चौथी बार बजट पेश किया, मतलब 4 साल से वही बजट को प्रेजेंट कर रहे हैं और इस बार की बजट स्पीच उनकी सबसे छोटी बजट स्पीच थी। उनकी स्पीच 90 मिनट्स तक चली। हम कह सकते हैं कि इस बार के बजट में सरकार ने डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया है। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दिया गया है। इस बजट के 3 बड़े अनाउंसमेंट्स थे: 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स, नो चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब और गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करेगी। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति या डिसेबल्ड पर्सन के माता पिता को टैक्स में छूट मिलेगी, एम्प्लॉयज को पेंशन में टैक्स पर छूट होगी। साथ ही 2022-23 में चिप लगे हुए ई पासपोर्ट शुरू करने, 5G की इसी साल लॉन्चिंग, डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करने और 60 लाख नई नौकरियों का वादा भी बजट में किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने LIC के IPO की भी जल्द आने की उम्मीद जताई है। इस बजट में पहली बार मेंटल हेल्थ की समस्या को नोटिस किया गया है, एक्नॉलेज किया गया है और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स भारत में खोले जाएंगे। दोस्तों, वर्चुअल करेंसी को लेकर सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल एसेट्स जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज या NFTs, इनसे होने वाले प्रॉफिट पर अभी 30% टैक्स लगेगा और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% TDS भी लगेगा। वर्चुअल करेंसी अगर किसी को गिफ्ट दी जाती है तो गिफ्ट लेने वाले को टैक्स देना होगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी साल देश की अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के बाद ये क्लैरिटी भी दी कि सरकार सिर्फ RBI की तरफ से जारी होने वाली डिजिटल करेंसी को ही मान्यता देगी। क्रिप्टो करेंसीज, NFTs, ये सब डिजिटल एसेट्स कैटेगरी के अंडर आएंगे। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इसे समझिए कि आप जो सोना जिस तरीके से रखते हैं या जो आपका घर है वो आपके एसेट्स हैं, वो आपकी संपत्ति है, ना कि करेंसी। ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार एक एसेट मान रही है। I said the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes or a currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it, and what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी चेंजेस किए गए हैं। करंट LTCG रेट 10% है और LTCG के बाद सरचार्ज भी लगता है इक्विटीज पे या शेयर्स पे, जो कि 15% होता है। पर दूसरे एसेट्स जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एटसेट्रा, इन पे सरचार्ज लगता है अप टू 37%। तो अभी सरकार ने सरचार्ज को कैप कर दिया है 15% पे, यानी कोई भी एसेट हो उस पे 15% ही सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट पे काफी फोकस किया गया है। PM गति शक्ति योजना के तहत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वर्ष 2025 तक 1.4 ट्रिलियन US डॉलर्स यानी 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है सड़कें, हाईवेज, हॉस्पिटल्स, न्यू स्कूल्स। गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंडर नेशनल हाईवेज को एक्सपैंड किया जाएगा
25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे और 20,000 करोड़ रुपए का आउटले भी रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को भी फोकस में रखते हुए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। इन पैसों से नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन, इन सब पर काम किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, जिस पर कुल 48,000 रुपए खर्च होंगे। रिवर इंटरलिंकिंग पर भी फोकस किया गया है। रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि बहुत देशों में इनलैंड वाटरवेज एक बहुत अच्छा साधन होता है लोगों को कम्यूट करने के लिए। इसके अलावा कुछ और ऐलान भी किए गए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग और लैंड डिजिटाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की मदद से एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए लोन दिए जाएंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज को भी प्रमोट किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएगी, 100 कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, नेशनल हाईवेज की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक और बढ़ाई जाएगी, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन के नेटवर्क को बेहतर बनाने पर काम होगा। सरकार भारतीय रेल के लिए वन प्रोडक्ट वन स्टेशन के फॉर्मूले पर काम करेगी, जिसमें देश में व्यापारियों को सामान की आवाजाही के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। वन प्रोडक्ट वन स्टेशन का मतलब ये है कि हर स्टेशन किसी न किसी खास प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा। कुछ ऐसे ही सुधार एक समय चाइना ने वर्ष 1980 के दशक में किए थे। कोई भी देश अपने यहाँ तब तक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप नहीं कर सकता जब तक वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना हो, और चाइना ने इस जरूरत को समझते हुए अपने यहाँ 1980 और 90 के दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहाया था, जिससे मेड इन चाइना को दुनिया में पहचान मिली, और भारत भी अब इसी रोडमैप को अपना रहा है। बस फर्क इतना है कि भारत चाइना से काफी लेट चल रहा है। चाइना ने जो काम 1980 और 1990 के दशक में किया था, वो अब हमने 2020 के दशक में जाकर शुरू किया है। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और दूसरे फील्ड्स में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। भारतीय डाक यानी पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ा जाएगा, ताकि हमारे देश के पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग का माध्यम बन सके, और इससे देश में मौजूद 1,55,000 पोस्ट ऑफिस एक तरह से डिजिटल बैंकिंग का जरिया बन जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी अब एटीएम लगाए जाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में पीएम ई विद्या योजना का एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल पर प्रसारित किया जाएगा, और इनमें रीजनल लैंग्वेजेस वाले चैनल भी होंगे। और बिजनेस एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज अब बनाई जाएंगी। भारत सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर से ई पासपोर्ट भी जारी करेगा, जिनमें एक माइक्रोचिप लगी होगी, और इस चिप में आपके नाम से लेकर आपका पूरा बायोमेट्रिक डेटा फीड होगा। यानी जो जानकारियां अब तक पासपोर्ट के कागज पर लिखी होती थी, वो अब डिजिटल रूप ले लेगी। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज दिया है। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को भी एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2023 तक। इस स्कीम के अंदर एमएसएमई सेक्टर को लोन दिए जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी लोन जाएगा स्ट्रगलिंग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, स्पेशली स्मॉल ट्रैवल ऑपरेटर्स, जिनको पैंडेमिक के लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान हुआ था। इस बजट में सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जिससे उनकी कीमतें कम हुई है। वो प्रोडक्ट्स हैं पॉलिश्ड डायमंड्स, मोबाइल फोन के कैमरा लेंसेज, मोबाइल फोन के चार्जर, स्टील के बर्तन, स्मार्ट वॉचेस, पेट्रोलियम केमिकल्स, मीथेनॉल। कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे अब वो प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हो जाएंगे, जैसे कि इंपोर्टेड अम्ब्रेलास, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लाउड स्पीकर्स, स्मार्ट मीटर्स, सोलार सेल्स, एक्सरे मशीन और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज। इस बजट में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी एक बड़ा ऐलान है। अब तक नेशनल पेंशन स्कीम में सेविंग करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टैक्स में 14% रिबेट मिलती थी, और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 10% रिबेट मिलती थी। लेकिन अब इसे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी 14% कर दिया गया है, यानी अब उनको मिलने वाली टैक्स में रिबेट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने नए स्टार्टअप्स को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है।
अभी तक 2021 में शुरू हुए नए स्टार्टअप्स को अगले 3 साल तक कोई टैक्स सरकार को नहीं देना था, लेकिन अब इसकी समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई है। मतलब अब 2022 मार्च तक जो स्टार्टअप्स इनकॉर्पोरेट हुए होंगे वो भी इसका फायदा ले सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।